जूम पर आवाज आ रही है सबको? जूम पर आवाज आ रही है? आप लोगों में से कोई बोल ले तो आपका मैसेज तो आ गया कि आपकी आवाज आ रही है, नहीं आ रही। इनकेस कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर आ रही है, ठीक है। पीछे आवाज आ रही है ना सबको? कोई स्टूडेंट्स आने हैं या आगे सारे आ रहे? चले, जो अगर आपके कोई कांटेक्ट में है तो उनको मैसेज कर लें या कॉल कर लें ताकि आ जाए। मेरा नाम शमीर मोहम्मद हारून है, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट का एरिया है वो 3 टीचर्स में डिवाइड किया गया है, सर अजीम सिद्दीकी, सर अनस और मैं जो है, हम तीनों मिलकर इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है। टेक्स्ट में जो है आपके 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जो कि सर अनस ने आपको वैसे एक्सप्लेन की होगी, सर अजीम ने भी आपसे डिस्कस किया होगा। एक है इनकम टैक्स और एक है सेल्स टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स जैसा कि आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपेंडेंट है इनकम पर, ठीक है। अगर इनकम होगी तो इनकम टैक्स होगा, इनकम नहीं होगी तो इनकम टैक्स नहीं होगा, ठीक है। और इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं कि किस किस हेड में कौन कौन सी इनकम जाके टैक्स होगी, वो भी आपने ब्रीफली पढ़ा होगा। सारे हेड्स जो है वो अलग अलग आप पढ़ रहे होंगे। इनकम टैक्स का एरिया जो है वो आपका मेजर कोर्स कवरेज होती है इसमें से, ठीक है। इसमें 5 हेड्स हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और जो कहीं भी इन चारों हेड्स में किसी में नहीं आता तो फिर वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। जो कहीं नहीं जाता वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बाकी दूसरा जो आपका एक बड़ा एरिया है जो तकरीबन आपका 25 से 30 मार्क्स कवर करता है, वो है सेल्स टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, जो कमाता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है, खुद से टैक्स पे कर रहा होता है। और सेल्स टैक्स आपका कहलाता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहलाया जाता है और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्यों कहलाया जाता है, क्यों कहते हैं इसको, कि ये जो कंज्यूम करता है वो पे करता है, ठीक है। आपने कैंटीन से जाके बोतल खरीदी पानी की, चिप्स वगैरह खरीदे, तो उस पर सेल्स टैक्स लगा होता है, लिखा होता है ना, रिटेल प्राइस इतनी है, सेल्स टैक्स इतना है, फाइनल प्राइस इतनी है, ठीक है। तो वो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते, आप जिससे खरीद रहे होते हैं उसको पे कर रहे होते हैं, वो फिर आपके बिहाफ पे आगे पे कर रहा होता है। अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर होता है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा होता है, कलेक्ट आपसे किया जाता है, सही, हर को आगे पास ऑन करता है, आखिर में जाके जो कंज्यूम करता है वो पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। आप कहीं से जाके शॉपिंग करते हैं, कपड़े लेते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, उस पर जो सेल्स टैक्स होता है आप उस शॉपकीपर को पे करते हैं, वो फिर आगे आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहा होता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, इनडायरेक्टली आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, ये कहलाता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कि जितना आप कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब फेयर टैक्स है, इसलिए कि इनकम पर लगता है, जो कमाएगा, जितना कमाएगा, ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा टैक्स देगा, सही, कम कमाएगा कम टैक्स देगा, नहीं कमाएगा तो टैक्स ही नहीं देगा, ठीक है। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है कि जितनी 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 इनकम बढ़ती जाती है उतना 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 टैक्स बढ़ता जाता है, क्लियर है। सेल्स टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है। ये जो है थोड़ा सा अनफेयर है, ठीक है। इसलिए कि एक बंदा जो लाखों रुपए कमा रहा होता है, वो अगर एक पानी की बोतल खरीदेगा 100 रुपए की तो वो भी 17 रुपए सेल्स टैक्स देगा, और एक बंदा जो 20 या 25 हजार या 15 हजार महीने के कमा रहा है
मिनिमम वेज कमा रहा है, वो भी अगर पानी की बोतल खरीदेगा 100 रुपए की खरीदेगा तो वो भी 17 रुपए टैक्स देगा। सही है। तो वो ये जो टैक्स है सेल्स टैक्स, ये प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, सब पे फिक्स लगा दिया गया है। हर बंदा जो भी 100 रुपए की खरीदारी करेगा उसमें 17% सेल्स टैक्स लग जाएगा, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो। ठीक है। तो ये जो है डिस्करेज करता है स्पेंडिंग को। सेल्स टैक्स डिस्करेज करता है स्पेंडिंग को। जब स्पेंडिंग को डिस्करेज करता है तो क्या होता है, लोग पैसे की होर्डिंग करते हैं, पैसे को अपने पास जमा करके रखते हैं, लेकिन उनको पता है अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो उस पैसे पे सेल्स टैक्स लग जाएगा, तो कंजम्पशन रुक जाती है। ठीक है। जबकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप कुरान में भी देखें तो ज्यादातर अल्लाह ने क्या प्रेफरेंस की है कि आप खर्च करें। सही है। जो आपके पास है आप खुद पर खर्च करें, अगर आप बच जाता है कुछ आपकी जरूरत से ज्यादा है तो आप दूसरों पर भी खर्च करें। सही है। ज़कात की फॉर्म में, सदकात की फॉर्म में, खैरात की फॉर्म में। ठीक है। तो आप दूसरों की मदद करें या फिर स्पेंडिंग करें। जैसा कि आपने देखा होगा अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आने वाला है, उसके बाद बकरीद आएगी, तो इसमें जो एक स्पेंडिंग का साइकिल चलता है उससे क्या होता है, पूरे माशरे में अक्रॉस द बोर्ड पैसा जो है वो ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। सही है। अमीरों के हाथों से निकल के नीचे डाउन द लाइन ट्रांसफर होता है। तो स्पेंडिंग के बेनिफिट जो है वो ज्यादातर नजर आते हैं, इकोनॉमिक साइकिल चलता है जब पैसा मूव होता है। जब पैसा होल्ड कर दिया जाता है, होर्डिंग की जाती है पैसे की, एक हाथ में रखा जाता है, जैसे कि दुनिया के बहुत सारे चंद ऐसे लोग हैं, 100-200 लोग जिन्होंने मेजोरिटी पैसा दुनिया का जमा किया हो। ठीक है। तो उसका क्या होता है फिर नुकसान, कि वो पैसा जाता है बैंक में। ठीक है। और बैंक फिर क्या करता है, उससे फाइनेंसिंग करता है। वो फाइनेंसिंग ज्यादातर किसी की हाउस फाइनेंसिंग गरीबों के लिए होती है, घर खरीदना है किसी को अपने और कोई गाड़ी वगैरह लेनी है, उस पर फिर इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट के अपने नुकसान आते हैं। ठीक है। तो ये चीजें इस वजह से प्रोमोट होती हैं। तो सेल्स टैक्स की वजह से पूरी की पूरी एक डिस्टॉर्शनरी ट्रीटमेंट जो है वो माशरे में फैल जाती है। क्लियर है। सिर्फ एक ये रेट बढ़ाने की वजह से जब हम कंजम्पशन को डिस्करेज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पैसा खर्च होना कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो इकोनॉमिक साइकिल रुक जाता है। इकोनॉमिक साइकिल सही तरह चलेगा ही कब, जब स्पेंडिंग होगी तो पैसे की मूवमेंट होगी। जितना पैसा मूवमेंट में रहेगा, रोलिंग होती रहेगी पैसे की, उतना ज्यादा वो ट्रांसफर होता रहेगा अक्रॉस द बोर्ड। सही है। तो ये जो सेल्स टैक्स है 17% का इसका रेट है, ये प्रिंसिपल्स जो है इस्लामिक प्रिंसिपल्स उसके अगेंस्ट है। सही है। अगर कम रेट होता तो ये हमारी स्पेंडिंग को इनकरेज करता। जब स्पेंडिंग इनकरेज होती तो उससे क्या होता है, पैसे की मूवमेंट होती, पैसे की मूवमेंट होती तो माशरा तरक्की करता। सही, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती। अभी क्या है, हर बंदा ये सोचता है मैं थोड़े पैसे जमा कर लूं, कहीं ज्यादातर लोग अगर वो इंटरेस्ट को गलत नहीं समझते, हराम नहीं समझते, या उन्होंने कोई हिला बहाना निकाला हुआ है तो वो बैंक में रखवा देते हैं। सही, उस पर उनको इंटरेस्ट आता रहता है। ये फर्दर किस चीज को डिस्करेज करता है, इन्वेस्टमेंट को। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक से आपको फिक्स इनकम आती है तो वो जो है आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सही है, कि हर महीने मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। कंफर्ट जोन जो है वो एक बहुत खतरनाक चीज है, वो इंसान को कुछ करने नहीं देती। सही है। आप बैठे होते हैं कि यार हर महीने पैसा आ रहा है, ठीक है, जबकि आप अगर इसकी प्रिंसिपल देखें, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, तो ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के मुतरादिफ है, कि अगर आप सूद पर पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अपने नुकसान होते हैं, उसके अल्टीमेट जो है वो तो तंगी होनी है। इसलिए कि कुरान में फरमाया गया है ना कि अगर सूद है, अगर आप सदका खैरात करते हैं तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है, और अगर आप सूद वगैरह ले रहे हैं, इसमें डीलिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है, तंगी है। ठीक है। तो कंफर्ट कैसे आ जाता है कि अगर कोई बंदा पैसे बैंक में रख देता है तो उसको हर महीने कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता है। अब रिटर्न मिलता है तो वो सुकून से बैठा है कि पैसा आ रहा है, मैं खर्च, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उसका नुकसान, तो उसके पैसे की वैल्यू गिर रही है। सही, अगर आज से 20 साल पहले अगर किसी के पास 10 लाख थे, ठीक है, और उसको हर साल उस 20 लाख पर 8-8% का इंटरेस्ट मिल रहा होता, ठीक है, तो आज 20 साल बाद उसको जितना पैसा टोटल मिला, उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो वो पुराने वाले 20 लाख से फिर भी कम होगी। सही है। इसलिए कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, सारी चीजें महंगाई आ गई, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कम हो गई। और फर्दर नुकसान क्या हुआ कि इसने एक जगह बैंक में पैसा रख दिया, अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर उसके पास बैंक में पैसा रखने का और उस पर सूद कमाने का ऑप्शन ना होता
तो उसको पैसा रखकर क्या होता है, वो फिर सोचता कि मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, मैं कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लूँ, छोटा मोटा कोई स्टॉल लगा लूँ। सही, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंकरेज होती है। इन्वेस्टमेंट इंकरेज होती तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती। अगर एक बंदा छोटा सा कोई स्टॉल ही लगाएगा तो हो सकता है अपने साथ किसी एक बंदे को असिस्टेंट के तौर पर रख ले। सही है, तो ये सारे मसले मसाइल सिर्फ एक इस इशू की वजह से आ रहे हैं। और ये इशू क्यों रेज हो रहा है, क्योंकि हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। सही है, तो ये सारी चीजें तो बेसिक हैं बिल्कुल, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डिस्कस किए, लेकिन एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है आईकैप का पेपर पास करने के लिए, वो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में, ये सिर्फ अभी हमने बेसिक डिस्कस किया कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में डिस्टॉर्शंस क्या क्या है। आपको क्या क्या पढ़ना है आईकैप का पेपर पास करने के लिए इस सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में, मेजर चीजें, सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, और सेल्स टैक्स में आप क्या पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग एजेंट, और कैसे गवर्नमेंट को पे करता है, कब पे करता है और कैसे पे करता है। ठीक है, ये बेसिक है सेल्स टैक्स की। क्लियर है, इसमें फिर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम टाइम टू टाइम जब पढ़ रहे होंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक आपका एरिया यही है। बाकी जो अभी आपने डिस्टॉर्शंस डिस्कस की, इस पे जो है एक डिटेल्ड आर्टिकल है पूरा आईकैप में, और एक पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का भी एक जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ था, तो वो आप लोग पढ़िएगा। तो उसमें आपको काफी ज्यादा डिस्टॉर्शंस जो है वो जो अभी हमने डिस्कस की वो और फर्दर और भी बहुत सारी नजर आएंगी। ठीक है, इन सारे हेड्स में से कौन सा हेड जो है वो हम कवर कर रहे होंगे, तो मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूँ सेल्स टैक्स और, ठीक है, सैलरी का हेड और सेल्स टैक्स का हेड, ये तकरीबन कवर कर रहा होगा सेल्स टैक्स 25 to 30 मार्क्स। ठीक है, और सैलरी का अगर कभी क्वेश्चन आता है, एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट तकरीबन आता है, रिपीट होता रहता है, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, वो तकरीबन आता है 18 to 20 मार्क्स। कभी सैलरी आ जाता है, कभी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे, और इसमें ज्यादा बेहतर चीज ये है कि हम जब पढ़ेंगे तो ये एक म्यूचुअल एक्सरसाइज होती है, कुछ चीजें आप सीख रहे होते हैं और कुछ आपके जो क्वेश्चन होते हैं उससे टीचर भी सीख रहा होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल सबसे बेहतरीन है कि अगर कोई चीज सीखनी हो तो उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसलिए उसमें भी एक गैबी मदद आ जाती है कि अगर आप पढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला की उसमें भी एक मदद होती है कि कोई ना कोई अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज टीचर को ऑन दी स्पॉट पता होती है। ठीक है, कोई भी अगर ये क्लेम करता है तो गलत है, इसलिए ऑल नोइंग कौन है, अल्लाह है। ठीक है, सारी चीजें उसको पता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो ऐसा होता है कि अक्सर टीचर को नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें पता होती है, अक्सर नहीं पता होता, तो जो चीज नहीं पता होती वो फिर वो रिसर्च करके आके आपको बताते हैं। ठीक है, कि इसकी बेसिक क्या, आपके क्वेश्चन का आंसर किया। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज कब होगी कि आप लोग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ साथ टीचर कब सीखेगा, जब आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। ठीक है, हदीस का भी एक मफहूम है, जो पूरी हदीस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें स्टार्टिंग वर्ड इस तरह से हुस्न सवाल करके, जो बेहतरीन क्वेश्चन है ना, अच्छा सवाल, वो भी आधी नॉलेज है, उसका क्रक्स ये, उसकी मफहूम ये। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे सवाल करेंगे तो आपकी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और साथ साथ टीचर को भी सीखने का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा कोर्स लेकर चलेंगे। अब सैलरी का हेड जो है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किसी को आइडिया है? बिल्कुल, किसी ने पढ़ा है टैक्स का पेपर? सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं? अभी हम बिल्कुल ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आज कोई हैंड आउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो जो चीज आपके जहन में है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये तो आपको पहले से ही पता थी। ठीक है, आपको सिर्फ डिटेल में जाके पढ़ना होगा, आपको उसकी बेसिक्स पता करनी होंगी, आपको उसकी ग्रिप लेनी होगी। लेकिन जो सारी चीजें हैं, रेंटल इनकम भी आपको पता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे देते हैं तो रेंटल इनकम आती है, बेसिक्स तो सबकी पता है। कैपिटल गेन भी आपको पता है कि आपने कोई जमीन खरीदी, शेयर्स खरीदे, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद बेच दिए, उस पर जो गेन हुआ वो क्या हुआ, कैपिटल गेन। सही है,
तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। शेयर्स आप लेते हैं, उस पर डिविडेंड मिलता है, वो चला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये भी आपको पता होगा। लेकिन किस तरह से कंप्यूट होगा, टैक्स कैसे लगेगा, वो चीजें हम इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब सैलरी में क्या क्या आता है? एम्प्लॉयर से जो जो बेनिफिट मिला आप बिल्कुल एम्प्लॉय को, और प्रोविडेंट फंड, और सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी, मंथली सैलरी आ गई, प्रोविडेंट फंड आ गया, बोनस आ गया, क्या चीज? कमीशन। अब इन्होंने एक चीज कही, कमीशन। कमीशन दो तरह के होते हैं, एक जाता है इधर, एक जाता है इधर। ठीक है, कमीशन अगर आप देखें, डॉलेंस हो गया, हायर हो गया, ओरिएंट हो गया, इन सब के फ्रिज या एसी वगैरह मार्केट में बिक रहे होते हैं। ठीक है, सदर की मार्केट है पूरी, तो वहां पे जो ये बिक रहे होते हैं, ये दुकानदार बेच रहा होता है। दुकानदार जो है वो बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, तो कमीशन यहां भी जा सकता है। अगर दुकानदार ने डॉलेंस के मालिक को कहा, ओरिएंट के मालिक को कहा, या हायर के मालिक को कहा कि आप मुझे अपना फ्रिज बेचें, दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपना फ्रिज बेचें, आपका फ्रिज अगर मार्केट में बिकता है 60,000 का, दुकानदार कहता है आप मुझे बेचें 50,000 का, मैं आगे बेच दूंगा 60,000 का। ठीक है, तो अब दुकानदार ने क्या किया, 50,000 का फ्रिज खरीद के 60,000 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दुकानदार कहेगा डॉलेंस वाले को कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये 60,000 का फ्रिज है, आप मेरी दुकान में आके रखवा दो, मैं इसको जब भी बिकेगा, कैश आएगा, आपको दे दूंगा। जब 60,000 का कैश आएगा, उसमें से 10 या 15% आप मुझे दे देना। तो ये क्या कर रहा है, दुकानदार कमीशन ले रहा है। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट कमा रहा है कि उसने 60,000 का फ्रिज आज खरीद लिया। ठीक है, और उसने रिस्क लिया कि मैंने 60,000 का फ्रिज लिया है 50,000 में, कल को हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, ये 60,000 का फ्रिज हो जाए 30,000 का। ठीक है, इसकी वैल्यू ना रहे, जिस तरह मोबाइल में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती है, नहीं फ्रिज में कोई चीज आ जाए इस तरह की। ठीक है, कि उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे, तो उसने अपना रिस्क लिया। तो अब ये जो इसका रिस्क है, इसके बदले में इसको क्या मिल रहा है, बिजनेस इनकम मिल रही है। 50,000 का फ्रिज ले रहा है दुकानदार, और आगे बेच रहा है 60,000 में, 10,000 रुपए कमा रहा है। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, उसके पास कैश नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो वो कंपनी को कहता है कि फ्रिज आप मेरी दुकान पे रख दो, अगर बिक गया, 60,000 का बिकेगा, तो उस पर 10 या 15% या 5% आप मुझे प्रॉफिट दे देना। यहां पर ये क्या कर रहा है, कमीशन ले रहा है। ठीक है, ये दुकानदार कमीशन ले रहा है, ये इसकी सैलरी इनकम नहीं है, ये इसकी कमीशन इनकम है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि डॉलेंस का मालिक जो है वो अपने एम्प्लॉय को कहे, ये जो एम्प्लॉय है ये कौन है, मार्केटिंग का बंदा है, सेल्स का बंदा है, जिसका काम ही है सेल्स करना। ठीक है, कि ये जो हमारे फ्रिज हैं जो हम बनाते हैं, ये आप मार्केट में जाके दुकानों पे जाके बेच कर आओ। आप जितने फ्रिज बेचोगे, आपको पर फ्रिज हम 2% या 3% पे करेंगे, आपको कमीशन देंगे। पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, कुछ भी आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन जितने आप फ्रिज बेचोगे उसका 2 या 3% आपको कमीशन भी देंगे। अब ये कमीशन कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है। तो ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा, इसकी सैलरी इनकम होगी। तो जो भी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ट्रांसफर होगा, वो उसकी सैलरी इनकम कहलाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोबारा जब हैंडआउट के साथ पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? इसके अलावा सैलरी में और बेनिफिट क्या आ सकता है, अलाउंसेस भी आ सकते हैं। सर कन्वेंस। कन्वेंस, कन्वेंस कह रहे हैं आप? यस सर। जी, अलाउंसेस भी आ सकते हैं। अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट, ये दो तरह की चीजें, बातें नहीं करें, अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट दो तरह की चीज है। अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट दोनों में फर्क क्या है, किसी को आइडिया है फर्क का? जी, अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट फर्क क्या आइडिया है किसी को? नहीं है? रीइंबर्समेंट जी, रीइंबर्समेंट किसी चीज का?
रिटर्न वापस मिलना। ये ऐसे ही है कि जैसे जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आपको आपके अब्बू ने जो है एक बाइक दिला दी, ठीक है, और आपको कहा कि अब इसमें जो पेट्रोल हो, ठीक है, आप खुद से भरवा लेना, ठीक है, आपके पास जो पैसे पड़े हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है हर महीने, तो आप उसमें से पेट्रोल भरवा लेना। तो आप कहोगे जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से तो मैं खाना पीना करता हूँ, ठीक है, दोस्तों के साथ खाना पीना हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दूसरी कभी कभी यूज करता हूँ, वो होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आई है, इसका जो पेट्रोल का खर्चा होगा, ये मैं अपनी पॉकेट मनी में से कैसे दूंगा, ठीक है। तो आपके फादर कहेंगे कि आप इस तरह कर लो कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है 500 रुपए या 1000 रुपए या 1500 रुपए जो भी मिलती है, ठीक है, आप उसमें से पेट्रोल भरवा लो, ठीक है, 160 रुपए 50 रुपए लीटर आता है, आप 1-2 लीटर जब भी भरवाओगे आप अपने जेब में से दे देना, ठीक है। फिर उसकी जो रसीद हो, वो रसीद आके आप मुझे देना कि मैंने इतने का पेट्रोल भरवाया, तो मैं आपको वो पैसे रिइंबर्स कर दूंगा, वापस कर दूंगा, सही है। तो यही अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आपका जो खर्चा होगा, आपके घर का बिजली का बिल होगा, आपका पेट्रोल का खर्चा होगा, आपका गैस का बिल होगा, ये सारी चीजें जब भी खर्चा हो आप अपने ही जेब से पे कर दो, और बाद में आके मुझे रसीद दे दो, बिजली का पे किया हुआ बिल की कॉपी दे दो, तो मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा, मैं आपको वापस दे दूंगा। तो ये आता है रीइंबर्समेंट, ठीक है, ये है रीइंबर्समेंट के जो आपका खर्चा हुआ, जो एम्प्लॉय का खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया। क्लियर है सबको? अलाउंस तो समझाया ही नहीं है ना, तो समझ कैसे आएगा, अभी तो मैं रीइंबर्समेंट समझा रहा हूं। सही है, रीइंबर्समेंट समझ आ गया? समझ आ गया? अलाउंस क्या होता है? आपकी पॉकेट मनी वही है 500 1000 रुपए, आपके फादर को बाइक दिला के दी और आपको कहा कि अब इस बाइक का पेट्रोल आप खुद बेयर करना जो भी हो। तो आप कहोगे कि मेरी जो पॉकेट मनी है 500 1000 रुपए, उसमें तो मैं खाना पीना मुश्किल से होता है, तो ये पेट्रोल का खर्चा तो इसमें नहीं होगा, क्या करूंगा मैं? तो आपके फादर आपको कहेंगे मैं आपको महीने के फिक्स 400 रुपए दूंगा पेट्रोल अलाउंस, ठीक है। अब इस 400 रुपए में आपको पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल भरवाओ, आपको कहीं जाके खाना खाना है, खाना खाओ, दोस्तों पे खर्च करना है, दोस्तों पे खर्च करो, जो भी करो, मैं आपको पेट्रोल अलाउंस के नाम पे 400 रुपए दूंगा, ठीक है। आप चाहे 1000 रुपए का पेट्रोल भराओ, आप चाहे 200 रुपए का भराओ, आप चाहे 100 रुपए का भराओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक आपको 400 रुपए दे दी, ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने एक अमाउंट फिक्स कर दी कि मैं आपके बिजली का बिल महीने का आपको अलाउंस के तौर पे करूंगा, यूटिलिटी अलाउंस, बिजली गैस का खर्चा 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, एक अमाउंट फिक्स कर देगा। अब चाहे आप बिजली यूज करो, चाहे आप यूज ना करो, चाहे आप ज्यादा यूज करो, जो भी कम बेशी, कमी बेशी ज्यादा हो, कमी बेशी हो, कुछ भी हो, वो सब आपके पास, आपके पार्ट पे होगी, ठीक है। मैं आपको फिक्स 25,000 रुपए बिजली के बिल के नाम पे दे दूंगा, आपका 5,000 बिल आया तो आपका फायदा, आपका 30,000 बिल आया तो अपनी जेब से जो देना वो दे देना, ठीक है। अब एम्प्लॉय उससे बिजली का बिल पे करे, एम्प्लॉय चाहे तो उससे कुछ और खर्च करे, कुछ भी करे, वो उसका अपना, ठीक है। एम्प्लॉयर ने यूटिलिटी अलाउंस के नाम पर एक फिक्स अमाउंट उसको पे कर दिया। अगर रिइंबर्समेंट होती तो एम्प्लॉयर कहता कि आप मुझे पे किया हुआ बिल दिखाओ, ठीक है, पे किया हुआ बिल दिखाओ, जितना आपने पे किया उतना मैं आपको दे दूंगा। अलाउंस में एम्प्लॉयर क्या कह रहा है कि मैं आपको फिक्स अमाउंट दे रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आपका कुछ भी एक्सपेंस हो मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैंने एक अमाउंट आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी है, आप उसमें पूरा करते हो करो, नहीं करते तो नहीं करो, अपनी जेब से डालो, ठीक है जी। अलाउंस में जो पैसे बच जाते हैं ये ऐसे ही है जैसे फादर ने जब बेटे को 400 रुपए दिए और कहा ये पेट्रोल के खर्च के लिए मैं आपको दे रहा हूं, अब आपकी मर्जी है, आप साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, बाइक चलाओ, कुछ भी करो, 400 रुपए इसमें आपको पूरा करना है, इसमें होता है इसमें करो, ज्यादा होता है अपनी जेब से डालो, कम होता है कम यूज होता है, बच जाते हैं पैसे तो आप अपने ऊपर खर्च कर लो, ठीक है। तो अलाउंस में जो पैसा होता है फिर एम्प्लॉय अपने पास रख लेता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, किसी को आइडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? दो तरह के फंड हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक प्रोविडेंट फंड होगा, एक ग्रेजुटी फंड होगा, ठीक है।
तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करते, इसलिए कि जब तक बेसिक्स जो है वो आप नहीं पढ़ लेते तब तक ये चीज पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अभी डायरेक्टली आपको अगर प्रोविडेंट फंड पढ़ा दूंगा तो आप लोगों के सर से गुजर जाएगी चीजें। ठीक है, जब तक हम बेसिक नहीं बना लेते, सैलरी की बहुत सारी चीजें और नहीं पढ़ लेते, तब तक हम डायरेक्टली प्रोविडेंट फंड पे नहीं जाते। प्रोविडेंट फंड यहाँ पे इसलिए लिखा कि किसी ने कहा कि ये भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, जब कहा तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको पढ़ाना जो है वो उसी वक्त पढ़ेंगे जब इसका टाइम आएगा। जी, बातें नहीं, जिसको सवाल पूछना है सवाल पूछे, जितनी बार पूछना है पूछे, लेकिन बातें नहीं करें। कंपनी 100 लीटर पेट्रोल देती है, 100 लीटर के पैसे देती है, इन सारे सिनेरियोज में फर्क होगा, आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, कि 100 लीटर पेट्रोल कैसे दे रही है कंपनी आपको, क्या टैंकी में भर के दे रही है, टैंकी या पैसे दे रही है या कार्ड दे रही है, क्या कर रही है? कंपनी आपको कार्ड दे रही है, 100 लीटर पेट्रोल का कार्ड दे रही है। ठीक है, बात नहीं, 100 लीटर पेट्रोल का कंपनी ने कार्ड दे दिया, फिर 90 लीटर इस्तेमाल हुआ, वो कार्ड जो है ना, कंपनी ने अगर आपको कार्ड दिया है, ठीक है, 100 लीटर का जो कार्ड है, ठीक है, कार्ड का मतलब क्या है? बातें नहीं, बातें नहीं, कार्ड का मतलब क्या है कि अब आप करना 100 लीटर तक आप उस कार्ड से भरवा सकते हैं पेट्रोल। ठीक है, तो जब आपने 90 लीटर का पेट्रोल भराया, 90 लीटर का पेट्रोल भरा लिया आपने पूरे महीने में, तो उसकी पेमेंट डायरेक्टली कंपनी कर रही होगी, आपको तो पेमेंट नहीं करनी। अब 100 में से 90 यूज हुआ और 10 बच गया, जब 10 बच गया तो आपने 10 नहीं किया, ठीक है, नहीं किया ना, बच गया वो, तो कंपनी ने उसके पैसे नहीं दिए, जब पैसे नहीं दिए तो आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में भी नहीं आया। आपके बेनिफिट में कितना आया? जितना आपने यूज किया, सही है, वही आपकी सैलरी काउंट होगी, उसी पर टैक्स लगेगा। ठीक है जी, बोले और कोई सवाल? बोले बोले, सवाल नहीं है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? लीव इनकैशमेंट हो सकती है, लीव इनकैशमेंट क्या होती है? लीव इनकैशमेंट क्या होती है? जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो कंपनी की, ज्यादातर कंपनीज की प्रैक्टिस क्या होती है कि वो आपको 30 डेज पेड लीव देती है। कंपनी कहती है कि आप साल में 30 दिन छुट्टियां कर सकते हैं, तो ये अगर आप 30 छुट्टियां करेंगे साल की तो कोई पैसे नहीं कटेंगे आपके, आपकी इंटाइटलमेंट है, आपको दे दी गई इंटाइटलमेंट कि अगर आप 30 छुट्टियां करते हैं तो इस 30 छुट्टियों के पैसे नहीं कटेंगे पूरे साल में। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है, कंपनी अगर एक अलाउ करती है, वीकली अलाउ करती है, डेली अलाउ करती है, कि कभी कभी एक एक कर लो, या एक साथ एक हफ्ता कर लो, या मंथली कर लो, डिपेंड करता है पॉलिसीज पर। ठीक है, तो कंपनी ने अलाउ किया हुआ है कि आप साल में 30 छुट्टियां कर सकते हो। आपने साल में 30 के बजाय, 30 तो आपका कोटा था ना, आपने छुट्टियां की 15, आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने 15 छुट्टियां की तो आपके कोई पैसे नहीं कटे, लेकिन आपकी इंटाइटलमेंट थी कि आप कर सकते हो विदाउट एनी सैलरी डिडक्शन। ठीक है, आपने 15 छुट्टियां की, बैलेंस कितना बच गया? 15। ये जो 15 का बैलेंस बच गया, ये कंपनी आपको आपकी सैलरी के मुताबिक इनकैश कर देती है। कंपनी कहती है कि ये छुट्टियां अगर आप करते तब भी आपको सैलरी मिलती, ये 15 छुट्टियां अगर आप करते, जो कि आपने नहीं की, अगर आप करते तब भी आपको सैलरी मिलती, लेकिन आपने अपना छुट्टियों का टाइम छोड़ के कंपनी को टाइम दिया, इसका मतलब आपने कंपनी को 15 दिन एक्स्ट्रा दिए ना, आपके पास 15 दिन का छुट्टी का कोटा था, आपने नहीं किया, आपने कंपनी को टाइम दिया, तो कंपनी कहती है 15 दिन की हम आपको इन्केशमेंट कर देते हैं, हम आपको कैश दे देते हैं, कि आपकी अगर मंथली सैलरी 1,00,000 रुपए तो 15 दिन की कितनी हुई? 50,000। कंपनी आपको 50,000 रुपए पेमेंट कर देगी, ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा लीव फेयर अलाउंस, LFA, ये होता है कि कंपनी अक्सर एम्प्लॉयज को पॉलिसी बनाई होती है कंपनी ने कि अगर आप चाहें तो साल में एक बार नॉर्दर्न एरियाज में या कहीं दुबई वगैरह या कहीं बाहर जाके घूम के आए, ठीक है, और फिक्स अमाउंट आपको पे कर दी जाएगी। ठीक है, साल के आपको एक सर्टेन अमाउंट होगा, कोटा होगा पोजीशन वाइज, वो आपको पे कर दिया जाएगा आपके घूमने फिरने के लिए।
ठीक है, वो इसलिए कंपनी देगी कि एम्प्लॉय घूम फिर के आएगा तो फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो गया आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो लीव फेयर अलाउंस के नाम पे जब उसको पैसे दिए जाएंगे, एक होता है लीव इनकैशमेंट, एक होता है लीव फेयर अलाउंस। बातें नहीं करें, बातें नहीं करें वरना यहाँ बैठ जाए। सही है, लीव फेयर अलाउंस क्या होता है? घूमने फिरने के पैसे। ठीक है, तो ये कंपनी भी अगर पे कर रही है तो वो भी सैलरी में ऐड होगा। जी आपका क्या क्वेश्चन था? कुछ भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी। अगर मंथली है तो 15 दिन की कितनी हुई? 50,000। अगर एक महीने की 1 लाख, बातें नहीं, अगर एक महीने की 1 लाख है तो 15 दिन की कितनी होगी? एक महीने की अगर 30 होगी तो फिर बंदा काम कब करेगा? ये जो 30 दिन का कोटा है ये साल का है, इस साल में आप 30 दिन छुट्टियां कर सकते हैं। ठीक है, साल में आपने 15 दिन की, बातें नहीं, बातें नहीं। ठीक है, साल में आप 15, देखिए आप सवाल पूछें तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, बातें नहीं करें। ठीक है, तो दूसरे भी जो है डिस्टर्ब होते हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और जूम वालों को फिर आवाज भी नहीं जाती। अगर साल में 30 दिन की छुट्टियां हैं और आपने साल में 30 के बजाय हर महीने 1 और कभी 2 छुट्टियां की और साल में आपने 15 छुट्टियां कर ली, तो बाकी कितनी बची आपकी? 15। जब 30 दिन की छुट्टियां हैं तो कितनी छुट्टियां हैं? इसका मतलब 1 महीने की। 1 महीने की आपकी सैलरी कितनी है? 1 लाख। आपने कितनी छुट्टियां बचा ली? आधी। जब आधी बचा ली तो 1 लाख का आधा अमाउंट जो है 50,000 वो आपको सैलरी की मद में मिल जाएगा। क्लियर है जी? पूरे साल में एक बार मिलेगा, साल की 30 छुट्टियां। ठीक है, तो साल में से आपने जितनी यूज की, 10 की तो आपको 20 दिन के पैसे मिल जाएंगे, 20 की तो 10 दिन के मिल जाएंगे, 25 के तो 5 दिन के मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी का कोई सवाल? आगे आ जाए आप, आगे आगे। 2 बार वार्निंग होती है, तीसरी बार यहाँ आते। आ जाए, अब नहीं। हाँ, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स मेजोरिटी आइटम्स पे फिक्स है 17%। कुछ आइटम्स पे कम या ज्यादा है, कुछ आइटम पे नहीं है। ठीक है, चेंज होता है, कभी साल में एक बार 2 बार होता है। 16%, 17%, ज्यादातर 17% ही रहा है। जी क्या सवाल है? जूम पर किसी का सवाल है? सर जैसा आपने बताया कि 15 दिन वो छुट्टियां रहेगी, तो जैसे एम्प्लॉय को पता हो कि अगले साल उसको आपकी छुट्टियां आवाज, करनी होगी। आपकी आवाज जो है ना बहुत ज्यादा, आपने माइक करीब रखा हुआ है क्या? समझ नहीं आ रही है। 1 मिनट पहले इनकी आवाज सुनने दें। सर जैसे 15 दिन, सर आप क्लियर है? सर आप आवाज क्लियर है? जी क्लियर है, थोड़ा आराम आराम से बोले और थोड़ा माइक दूर रख के बोले। सर जैसे 15 दिन वो छुट्टियां रह गई है तो सर वो अगले साल कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे उसको पता कि अगले। डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर कि कंपनी चाहे तो आपको इनकैश कर दे, कंपनी चाहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल की छुट्टियों का पार्ट बना दे। ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, बातें नहीं करें। सेल्स टैक्स अलग अलग हो सकता है लेकिन मेजोरिटी आइटम पे 17% ही है, 13% सर्विसेज पर है। आपसे लेके पे करता है ना। रेस्टोरेंट पे जो 17% या 13% लगता है, रेस्टोरेंट अब सर्विस है या गुड्स है? हम जो सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं, सेल्स टैक्स 2 तरह का होता है, एक गुड्स पे होता है, एक सर्विसेज पे होता है। गुड्स पे 17% है, सर्विसेज पे 13% है। ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट आपसे पैसे ले रहा होता है वो गुड्स के ले रहा होता है, सर्विस के ले रहा होता है? गुड्स के या सर्विस के? किस चीज के लेता है? ये चीज जो है सिंध हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। बातें नहीं करें, बस अब समझ ले, समझने के टाइम पे समझे, बातें नहीं करें, अटेंशन के साथ चीजें सुने तो क्लियर रहेंगी वरना फिर भूल जाएंगे। ठीक है, इस पे सिंध हाई कोर्ट का एक जजमेंट है और उसमें ये डिस्कस किया गया है, जब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान फड्डा हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि ये खाना दे रहे हैं, गुड्स है, इस पर हमारा सेल्स टैक्स लगना चाहिए। सूबाई हुकूमत ने कहा कि ये सर्विसेज है, सर्विसेज का सेल्स टैक्स सूबाई हुकूमत को जाता है, सिंध गवर्नमेंट को जाता है। अगर सिंध में सर्विस रेंडर हुई तो ये इस पर सिंध सेल्स टैक्स लगना चाहिए 13%। तो ये मामला जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक ढाबे पे जाके चाय पीते हैं तो कितने की पीते हैं?
40, 50, 60 रुपए की, ठीक है, 40, 50 रुपए की, ठीक है, चले 80 रुपए की, ठीक है। ढाबे पे जाके आप पीते हैं बस तो 80 रुपए की पीते हैं या 60 रुपए की पीते हैं। वही चाय जब आप 5 स्टार होटल में जाके पीते हैं तो कितने की पीते हैं? 300, 400 रुपए की। तो चाय की पत्ती भी वही होती है, दूध भी वही होता है, सब चीजें वही होती है। तो फिर भी इतना फर्क किस चीज का होता है? सर्विस का होता है। वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है इसलिए कि वो आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, ठीक है। वो आपके पास आके रुमाल रखकर चाय का कप रख रहा है, आपको एक एम्बियंस दिया हुआ है, माहौल दिया हुआ है, वहां पे आप बैठ के चाय पी रहे हैं। तो वो जो पैसे हैं सारे सर्विस के हैं। तो उसकी बेसिस पे डिसाइड किया हुआ कि रेस्टोरेंट जो आपको सप्लाई कर रही है वो गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। तो इस पर जो सेल्स टैक्स लगना चाहिए सर्विस का लगना चाहिए। इसलिए आप जब रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते होंगे तो आपको जो बिल मिलता है उस पर 13% लगा होता है, जो कि सर्विस पे लगता है 17% नहीं लगा होता। सही, क्लियर है? और कोई सवाल? जी, 2% कौन सा लगता है? 2% सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स होगा। वो जो बिल आपके पास है वो आप मुझे लाके बताएं। 13%। जो रेस्टोरेंट्स आपस में बातें नहीं करें, जिनका सवाल होगा मैं जवाब दूंगा। अगर किसी और को देना है तो हाथ उठाए, मैं उनको कहूंगा वो खुद जवाब दे देना, ठीक है। रेस्टोरेंट्स पे जो है सेल्स टैक्स लगता है। अगर कोई फेडरल लगा रहा है तो गलत कर रहा है। क्लियर है? और जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। बाद में अभी तो आ जाओ। नहीं, अभी आ जाओ। पहली दफा अगर एक को बोला है इसका मतलब सबको बोला है। नहीं, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फौरन फौरन आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्लास खत्म होने वाली है। इधर सीट चेंज करने में इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? बाहर थोड़ी निकाल रहा हूं। बस अब आपस में बात नहीं। सेल्स टैक्स क्या कह रहे हैं? आप नहीं थे क्लास में जब हमने एक्सप्लेन किया? उसके लिए बेहतरीन अप्रोच ये कि आप रिकॉर्डिंग देखें। सेल्स टैक्स जो है उसमें दो तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारी और भी चीजें होंगी। मेजर क्या है? कलेक्टिंग एजेंट। कौन कलेक्ट कर रहा होगा सेल्स टैक्स? आप दुकान से जाके जब बॉटल खरीदते हैं, पानी की, चिप्स खरीदते हैं, तो आप गवर्नमेंट को खुद से पे नहीं करते, आप इनडायरेक्टली पे करते हैं। आप किसी और को पे करते हैं, दुकानदार को। दुकानदार आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे रहा होता है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, जो कमाता है खुद से टैक्स देता है। सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्टिंग एजेंट आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा होता है, इसलिए क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। कब कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करता है, कैसे पे करता है, ये सारी चीजें जब हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाउ, व्हेन, और जो मार्क्स होंगे 25 से 30 मार्क्स का सेल्स टैक्स का क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन, तो किस तरह से उसको कवर करेंगे, वो सारी चीजें जब हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? और कोई सवाल किसी का? नहीं? तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी बिल्कुल, इसलिए हमने ब्रीफ सी रखी है। छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सैलरी से आगाज करेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। जी, बोनस अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो सैलरी में जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है, 1 साल की 1, 2, 3 सैलरी दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो बोनस सैलरी में जाएगा। सही है? क्या बोनस क्या होता है? हाँ बिल्कुल। फिर तो क्या हुआ फिर? आगे तो बोले। कंपनी ने दिया ना। कंपनी कौन है? एम्प्लॉयर है ना। किसको दे रही है? एम्प्लॉय को दे रही है। तो सैलरी क्या है? हर वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिले, टैक्स के लिए वो सैलरी है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दिया वो एम्प्लॉय की सैलरी है, उस पर टैक्स लगेगा। कुछ चीजें एग्जाम्प्ट है, जो एग्जाम्प्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सी एग्जाम्प्ट है जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए सैलरी क्या है? हर वो बेनिफिट, हर वो अमाउंट, हर वो इंसेंटिव जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा हो, एम्प्लॉय को मिले डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है, वो एम्प्लॉय की सैलरी है। सैलरी है तो टैक्स होगा। किस पर होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम वो स्पेसिफिक हेड पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? इंसेंटिव क्या है? बेनिफिट है।
कैसे मिलता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर डॉलेंस का एक एम्प्लॉय है, उसकी ₹1,00,000 सैलरी है और कंपनी ने उसको कहा कि अगर आप जितने फ्रिज बेचेंगे, मार्केट में जाके बेच के आएंगे, तो हर फ्रिज पर आपको 2 से 3% हम कमीशन देंगे, तो ये आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जा रहा है। सही है जी? ये तो स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी, सैलरी और सेल्स टैक्स और टैक्स क्रेडिट्स, मेजर 3 टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, सैलरी, सेल्स टैक्स और टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है? टैक्स क्रेडिट्स वो टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स रिबेट्स होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हैंडआउट के साथ हम फिर स्टार्ट करेंगे सैलरी। ठीक है? जूम पर किसी का सवाल तो नहीं है? बुक कौन सी फॉलो करें? ये भेज दे अगर ग्रुप पर आप लोग हैं तो, बोर्ड की पिक्चर भेज दो। बिल्कुल, पिक्चर भेज दे यार यहाँ की बोर्ड की। है कोई ग्रुप पर है? इनकम फ्रॉम बिजनेस मेजर पढ़ाएंगे, उसके अलावा भी कुछ और एरियाज हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ा रहे होंगे। नहीं, वो पढ़ाएंगे, सब मिलके पढ़ाएंगे सब। नहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, मेजर यही है, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पिक्चर ले ली, भेज दी। अभी तो बुक रहने दे, हैंडआउट से पढ़ना होगा, अभी स्टडी टेक्स्ट पे फोकस ना करें।